बीएससी पार्ट प्रथम के इस अध्याय में हम स्टीरियोकेमिस्ट्री या त्रिविम रसायन का अध्ययन करेंगे। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों की संरचना का त्रिविमीय अध्ययन किया जाता है या थ्री डायमेंशनली अध्ययन किया जाता है, तो इस शाखा को त्रिविमीय रसायन कहते हैं। त्रिविमीय समावेता ऐसे दो समावयवी जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं परंतु कार्बन से जुड़ने वाले यौगिकों की त्रिविमीय व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, त्रिविम समावयवी कहलाता है और इस समावयवता को त्रिविमीय समावयवता कहते हैं। यह समावयवता निम्न तीन प्रकार की होती है: सम्मित समावयवता, संरूपण समावयवता और प्रकाशीय समावयवता। पहली है ज्यामितीय समावयवता। ऐसे दो समावयवी जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु उनकी ज्यामिति भिन्न भिन्न होती है, ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। ज्यामितीय समावयवता दर्शाने के लिए निम्न दो शर्तें होना आवश्यक है। पहला, दो कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध उपस्थित रहना चाहिए, अर्थात दो ऐसे यौगिक जिनकी में आपस में ज्यामितीय समावयवता है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए उन दोनों यौगिकों में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन उपस्थित रहना चाहिए। और दूसरा, प्रत्येक कार्बन से जुड़ने वाले दोनों प्रतिस्थापी या समूह भिन्न भिन्न होना चाहिए। कार्बन कार्बन पर मुक्त घूर्णन होता है परंतु कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर प्रतिबंधित घूर्णन होता है और इस घूर्णन के कारण दो ज्यामितीय समावयवता प्राप्त होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पहला यौगिक जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जबकि दूसरा यौगिक जिसमें भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर ए और बी दो प्रकार के समूह जुड़े हुए हैं। यदि हम इसमें थोड़ा सा मुक्त घूर्णन कराएं तो हम देखते हैं कि ए आपस में विपरीत दिशा में और बी भी विपरीत दिशा में हो गए। अतः यदि वो समान दिशा में होते तो हम इसे सिस यौगिक कहते हैं और यदि विपरीत दिशा में है अतः हम इन्हें ट्रांस यौगिक कहते हैं और ये आपस में ज्यामितीय समावयवी है। जब दोनों समान समूह द्विबंध के एक और ही व्यवस्थित हैं तो समावयवी समपक्ष समावयवी या सिस समावयवी हैं, परंतु जब ये समूह विपरीत हो रहे हैं तो इन समावयवी को विपक्ष समावयवी कहते हैं। इस एग्जाम्पल फर्स्ट में हम देखते हैं कि 1,2 डाइक्लोरो इथीन की बात करें तो दोनों क्लोरोन एक ही तरफ है और दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ, अतः इस यौगिक को सिस कहते हैं। यदि क्लोरीन आपस में विपरीत दिशा में हो तो इन्हें हम ट्रांस यौगिक कहते हैं। दूसरे यौगिक हैं में दोनों मेथिल या डाईमेथिल 1,2 डाईमेथिल एथीन की बात करें तो दोनों मेथिल एक ही तरफ है तो सिस यौगिक, और यदि दोनों विपरीत तरफ है तो ट्रांस यौगिक कहलाते हैं। तीसरे उदाहरण को हम देखते हैं, मैलेइक अम्ल का उदाहरण है। मैलेइक अम्ल में दोनों COOH समूह एक ही तरफ है, अतः इस प्रकार के COOH समूह के कारण इन्हें सिस यौगिक कहते हैं और ये मैलेइक अम्ल है। यदि ये दोनों COOH समूह एक दूसरे के विपरीत दिशा में हों तो इन्हें हम फ्यूमेरिक अम्ल कहते हैं, अर्थात यदि दोनों COOH समूह आपस में एक दूसरे से विपरीत दिशा में होने के कारण उनका नाम भी परिवर्तित हो गया है, फ्यूमेरिक अम्ल है, और यदि एक ही तरफ है तो मैलेइक अम्ल है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पर भी प्रतिबंधित घूर्णन होता है परंतु एल्काइन ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाते। इसका कारण यह है कि तीन बंध बनने के कारण कार्बन के केवल एक संयोजकता ही मुक्त रहती है जिससे एक समूह जोड़ा जा सकता है, जबकि एल्कीन की तुलना में कम से कम दो समूह की आवश्यकता होती है। ऑक्जिम में ज्यामितीय समावयवता। ऑक्जिम कार्बनिल यौगिकों को हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया कराने पर ऑक्जिम का निर्माण होता है। यदि हम कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया NH2OH या हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं तो जल का अणु विलोपित होकर ऑक्जिम कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH समूह के साथ जुड़ा रहता है। अतः ऑक्जिम में कार्बन व नाइट्रोजन परमाणु के मध्य द्विबंध से बंधित रहता है और नाइट्रोजन परमाणु से एक OH समूह जुड़ा हो रहता है। यदि कार्बन
से जुड़ने वाले दो प्रतिस्थापी समूह भिन्न भिन्न होते हैं तो ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करती है। जब नाइट्रोजन से जुड़ा OH समूह कार्बन से जुड़े H या छोटे एल्किल समूह की दिशा में होता है तो समावयवी सम या सिन समावयवी कहलाता है, और यदि विपरीत परिस्थितियों में इसे प्रति या एंटी समावयवी कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्बन यौगिकों के हाइड्रोक्सिल एमीन से कराने पर ऑक्सीजन बनता है, और ऑक्सीजन में यदि हाइड्रोजन परमाणु और OH परमाणु या छोटा एल्किल समूह एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो यह समसमावी, और यदि एक ही दिशा में है तो एंटी समावी कहलाता है। इस प्रकार हम सिन और एंटी का इसके नामकरण में उपयोग करते हैं। ज्यामितीय समवाय के विन्यास का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? पहला, द्विध्रुव आघूर्ण विधि। ट्रांस या विपक्ष समवायी में दोनों बंधों की आघूर्ण की दिशा विपरीत होती है, अतः इनका द्विध्रुव आघूर्ण लगभग शून्य होता है। परंतु समपक्ष या सिस समवाय का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य से अधिक होता है, अतः द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर भी दोनों समवायों की पहचान की जा सकती है। जैसे डाइक्लोरोएथीन में दोनों क्लोरीन परमाणु एक ही तरफ हैं अर्थात सिस हैं, तो इनमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 से अधिक पाया जाता है। यदि इसी यौगिकों में डाइक्लोरोएथीन में दोनों क्लोरीन परमाणु विपरीत दिशा में है या ट्रांस स्थिति में है तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे को समाप्त कर देता है और इनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। चक्रीकरण विधि। समपक्ष समवायी में दोनों समान समूह एक ही दिशा में होते हैं, अतः यह आसानी से चक्रीय संरचनाओं वाले यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु विपक्ष समवायी की चक्रीकरण नहीं होता। जैसा कि हम इस यौगिक को देखें जिसे हम मैलेइक अम्ल कहते हैं, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से 2 COOH समूह जुड़े हैं। यदि हम इसको गर्म करें तो H2O का यौगिक निकलता है और मैलिक एनाइड्रेट प्राप्त होता है। जबकि फ्यूमेरिक एसिड जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में दोनों COOH विपरीत दिशा में है और इसे गर्म करें तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, कोई जल कणु नहीं निकलता है, मैलिक एनाइड्राइड नहीं बनता है, अतः कोई अभिक्रिया नहीं होती। गलनांक और कथनांक द्वारा भी विपक्ष या ट्रांस समवायी का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, जबकि समपक्ष या सिस समवायी ध्रुवीय प्रवृत्ति के होते हैं, अतः समपक्ष समवायी द्विध्रुव आकर्षण द्वारा सगुणित हो जाते हैं। इस कारण इनके गलनांक व कथनांक ट्रांस समवायी से अधिक हो जाते हैं। अतः गलनांक और कथनांक के आधार पर भी समवायों को पहचाना जा सकता है। अनुक्रम नियम या सीक्वेंस लॉ। क्राउन, इनगोल्ड और प्रीलॉग नामक वैज्ञानिकों ने कार्बन परमाणु से जुड़े समूहों की वरीयता निर्धारित करने के लिए निम्न नियम दिए। इन नियमों को ही हम अनुक्रम का नियम कहते हैं। पहला, कार्बन से जुड़े उस समूह को सर्वाधिक वरीयता दी जाती है जिसके प्रथम परमाणु का परमाणु क्रमांक सर्वाधिक होता है, अर्थात परमाणु क्रमांक के आधार पर उसकी वरीयता निर्धारित की जाती है। इस उदाहरण में कार्बन परमाणु पर 4 प्रकार के यौगिक जुड़े हुए हैं: क्लोरीन, NH2 हाइड्रोक्सिल समूह और एथिल समूह। इसमें क्लोरीन की परमाणु क्रमांक 17, नाइट्रोजन का 7, कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 8, अर्थात क्लोरीन की वरीयता सबसे ज़्यादा, उसके पश्चात हाइड्रोक्सी समूह की, उसके पश्चात एमीन समूह की, और सर्वप्रथम सबसे कम में एथिलीन समूह की या मेथिलीन समूह की होती है। दूसरा, जब प्रथम परमाणु से वरीयता का निर्धारण नहीं होता तो प्रथम परमाणु से जुड़ने वाले द्वितीय परमाणु के परमाणुईय क्रमांक का योग ज्ञात किया जाता है। इसके लिए यह योग सर्वाधिक होगा उस समूह को ही अधिक वरीयता दी जाती है। जैसे हम इस उदाहरण में देखें तो कार्बन परमाणु पर 4 यौगिक अलग अलग जुड़े हैं। एक मेथिल समूह है जिसमें कार्बन की संख्या 6 है। दूसरा एथिल समूह है जिसमें भी कार्बन की संख्या 2 है लेकिन वरीयता 6 है। एमीन समूह में वरीयता 7 और हाइड्रोक्सी समूह में वरीयता OH है। यहाँ हम देखते हैं कि 2 भिन्न भिन्न यौगिकों में वरीयता समान आ रही है, अतः मेथिल में 3 हाइड्रोजन जुड़ने के कारण 1 + 1 + 1 = 3, जबकि एथिल में कार्बन हाइड्रोजन के एक एक समूह प्लस 1 कार्बन का
परमाणु क्रमांक यानी 8 तथा सर्वाधिक वरीयता OH समूह, उसके पश्चात NH2 समूह, उसके पश्चात C2H5 समूह और उसके पश्चात CH3 समूह को वरीयता का निर्धारण किया जाता है। तीसरा, जब साइनाइड की कार्बन, नाइट्रोजन तथा कार्बोनिल को COO से अर्थ प्रदर्शित करते हैं, नाइट्रोजन की वरीयता का निर्धारण किया जाता है। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि एक मेथिल समूह कार्बन से जुड़ा है, एक एमीन समूह जुड़ा है, एक साइनाइड समूह जुड़ा है, एक CHO समूह जुड़ा है। वरीयता निर्धारण में चूंकि दोनों कार्बन की वरीयता समान है, अतः CH3 के लिए 1 + 1 + 1 = 3, जबकि साइनाइड के लिए कार्बन में 3 नाइट्रोजन 7, 7 दूनी 14, 7 21 21, और जबकि CHO में कार्बन के साथ ऑक्सीजन 8 8 और 1 अर्थात 17। इस प्रकार हम NH2 की वरीयता सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा, उसके पश्चात साइनाइड की, उसके पश्चात CHO और सबसे कम मेथिल समूह की होती। चौथा, किसी परमाणु की तुलना में उसके समस्थानिकों को अधिक वरीयता दी जाती है, अर्थात जैसे इस समूह में एक हाइड्रोजन और एक ड्यूटेरियम जुड़ा है तो वरीयता के आधार पर ड्यूटेरियम को वरीयता हाइड्रोजन की तुलना में अधिक दी जाएगी। ज्यामितीय समवायताओं का EZ नामकरण। EZ नामकरण करते समय सबसे पहले कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूहों की वरीयता का अनुक्रम नियमों द्वारा निर्धारण कर लेते हैं। यदि दोनों अधिक वरीयता प्राप्त समूह द्विबंध के एक एल्किन हो और तो उस विन्यास को Z कहते हैं, परंतु जब यह समूह विपरीत और हो तो इन विन्यास को E कहते हैं। अर्थात जब इस उदाहरण को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, एक मेथिल और एक COO समूह जुड़ा है, जिसमें दो कार्बन की वरीयता समान है, जबकि क्लोरीन और हाइड्रोजन की वरीयता अलग अलग है। अतः चूँकि इसमें विपरीत वरीयता आ रही है, अतः इसे E3-chloro-2 ब्यूटेनोइक एसिड, इसी उदाहरण को हम देखते हैं तो E3-chloro-2 ब्यूटेनिक एसिड, दूसरे उदाहरण में E3-hydroxy 2-methyl 2 ब्यूटेनामाइड, और चौथे उदाहरण में Z4-bromo 2,3 डाइमेथिल 2 ब्यूटेनॉइल है। प्रकाशीय समवायता। ज्यामितीय समवायता के बाद दूसरी समवायता प्रकाशीय समवायता है, और इसका अध्ययन करने से पूर्व हमें इसमें कुछ बिंदुओं का अध्ययन करना आवश्यक है, जिसके आधार पर हम उसकी प्रकाशीय समवायता को समझ सकते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले समअवयवियों की संरचना, उनके भौतिक और रासायनिक गुण बिल्कुल समान होते हैं, परंतु उनके प्रकाशीय गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इसी आधार पर इन्हें प्रकाशीय समवायता कहते हैं। एक समअवयवी दक्षिणाघूर्णक डेक्स्ट्रो-रोटेटरी समतल धुरी प्रकाश के ध्रुवण तल को दाईं ओर टुवर्ड्स राइट और घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घुमा देता है, और जबकि दूसरा समअवयवी जिसे लीवो रोटेटरी या समतल ध्रुवीय प्रकाश के ध्रुवण तल को बाईं ओर अर्थात लेफ्ट की ओर अथवा घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है, तो इस प्रकार दोनों रूप D और l अथवा प्लस और माइनस द्वारा दर्शाए जाते हैं। सममिति के तत्व, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। घूर्णनता या प्रकाश समवायता का प्रमुख कारण है कि अणु का असममित होना। अतः पहले हम उन तत्वों का अध्ययन करेंगे जो अणु के किसी भी प्रकार की असममिति को उत्तरदायी हो। पहला, सममिति का तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री। किसी वस्तु के ऐसे तल को सममिति तल कहते हैं जिस तल से यदि एक वस्तु को द्विभाजित किया जाए तो बने हुए दोनों भाग परस्पर एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। अतः इस तल को दर्पण तल भी कहते हैं। सममिति तल को सिग्मा द्वारा निरूपित करते हैं। यदि सममिति तल ऊर्ध्वाधर समतल हो तो उसे ऊर्ध्वाधर समतलीय तल
कहते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी का अक्षर ए में ऊर्ध्वाधर सममिति तल है। इसी प्रकार सममिति तल के क्षैतिज होने पर क्षैतिज सममिति तल हॉरिजॉन्टल प्लेन सिमेट्री कहते हैं। अंग्रेजी के वर्णमाला के बी को। अतः जब किसी अणु की सममिति तल होता है तो घूर्णन गुणक नहीं होता। यदि किसी यौगिक में घूर्णन गुणक होने के लिए उसमें कोई सममिति तल नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रोपियोनिक उच्च अम्ल व मीसो-टार्ट्रिक अम्ल में सममिति तल है, अतः ये घूर्णन अघूर्णन होते हैं। सममिति अक्ष या घूर्णन अक्ष। सममिति अक्ष वस्तु अथवा अक्ष अणु का वह अक्ष है जिस पर घुमाने पर प्राप्त नया रूप मूल विन्यास पर अध्यारोपित हो जाता है, अर्थात इस मूल रूप के समरूप ही सममिति तल के इस तत्व को कार्बन स्मॉल n द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहाँ कार्बन का तात्पर्य सर्किल या चक्र से है। यदि अणु को 360 डिग्री डिवाइड बाई स्मॉल n कोण पर घुमाने से मूल विन्यास जैसा विन्यास प्राप्त हो तो कहा जाता है कि अणु में n फोल्ड या गुणा अंश है। उदाहरण के लिए 360/2 180 डिग्री पर घुमाने पर यदि अणु मूल विन्यास प्राप्त कर ले तो उसे C2 अर्थात द्विगुण घूर्णक या टू फोल्ड रोट एक्सिस या जल में C2 घूर्णन के आधार पर C2 एक्सिस कहते हैं। सममिति केंद्र सेंटर ऑफ सिमेट्री। किसी पदार्थ अथवा अणु का सममिति केंद्र उसके बीचों बीच उपस्थित वह काल्पनिक बिंदु है जहाँ से यदि कोई सीधी रेखा खींची जाए तो उस बिंदु के दोनों और आमने सामने वाले समान परमाणु समान दूरी पर स्थित होते हैं। दूसरे शब्दों में किसी अणु का वह केंद्र जिससे होकर जाने वाली रेखा चारों ओर समान परमाणु समान दूरी पर स्थित हों सममिति केंद्र कहलाता है। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एस के बीचों बीच सममिति केंद्र बनता है। एथीन बेंजीन आदि अणुओं का सममिति केंद्र पाया जाता है।